गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू। हम लोग इन्फिनिटीज कर रहे थे और मेरा जो लास्ट इन्फिनिटी का वीडियो था, इन्फिनिटी का पार्ट 3, उसमें मैंने आपको बेर इन्फिनिटी बारे में काफ़ी डिटेल में जानकारी दी, ठीक है ना। और इस वीडियो में अपन टू इन्फिनिटी के बारे में कुछ चीज़ें, कुछ नॉलेज हासिल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। और इसके बाद में फिर आपका एक पार्ट और बचेगा, दैट विल बी परफेक्ट इन्फिनिटी। इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा बच्चों कि पढ़ने के लिए कितना कुछ होता है। और टीचर के सामने हमेशा ये डायलेमा होता है कि भाई क्या करें, पढ़ना तो बहुत कुछ पड़ता है, क्या ना। ये इतने लंबे छोटे चैप्टर हैं, इसी का चैप्टर इतना बड़ा है कि मैं इसको 3-4 दिन आपको पढ़ा सकता हूँ। लेकिन फिर भी कोशिश करके एक इसको क्या कहते हैं, इस तरह से बना के एक कंसंट्रेट करके आपको दिया जाता है ताकि टाइम भी ज़्यादा ना लगे और जो हमारे एम है वो पूरा हो जाए। तो आज हम बात करेंगे बच्चों टू इन्फिनिटी। मैंने आपको पहले बताया था बेर इन्फिनिटी होता है विदाउट टू, है ना आपका। और इसका प्रयोग एक तो सारे मॉड्यूल वर्ब के साथ में होता है, फिर मैंने आपको बहुत सारी वर्ब्स बताई थी जिनके साथ में इसका इस्तेमाल होता है ना आपका। और ये अंतर भी बताया था, जैसे मैंने आपको कहा था ना कि आई हर्ड हर सिंग एंड आई हर्ड हर सिंगिंग में क्या फ़र्क है। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये आपने याद रखनी है, ठीक है। पिछला मैंने आपको बताया था और बहुत सारे प्रयोग बताए थे आपको, ठीक है। जैसे ये आई वुड एज सून डू समथिंग, ये इसका अर्थ होता है, ये इसमें प्रेफरेंस है। आर यू गेटिंग पॉइंट। ये देखो आपका ए और बी के बाद में संवाद है, वुड यू लाइक टू स्टडी विथ अस, आई वुड एज सून स्टडी अलोन। तो इसमें आपका जो स्टडी वर्ड है ये बेर इन्फिनिटिव है। तो ये मैंने बहुत डिटेल में बताया था, इसमें मैं और टाइम खराब नहीं करूँगा। आज जो हमारा मकसद होगा, और ये बहुत सिंपल है, उससे ज़्यादा आसान है, लेकिन इसमें सीखना आपको ज़्यादा पड़ेगा। ये जो इन्फिनिटिव है, टू इन्फिनिटिव, हम सबको पता है कि इसका बेसिक काम होता है टू शो पर्पस। क्या काम होता है इसका? टू शो पर्पस। आप कॉलेज गए हो काय के लिए, तो आपने कहा वी हैव गॉन टू कॉलेज, आई हैव गॉन टू कॉलेज, ठीक है ना आपका, टू स्टडी, दैट्स राइट। दिल्ली का जो पर्पस शो करना हो तो आई एम गोइंग टू दिल्ली टू मीट एन ओल्ड फ्रेंड। तो इसका बेसिक है ये पर्पस शो करना। आई एम गोइंग टू दिल्ली टू मीट एन ओल्ड फ्रेंड, एक पुराने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, ठीक है। आपको दिल्ली के जाने का पर्पस ये हो गया। तो ये इसका इंट्रोडक्शन है। फिर इसमें पढ़ेंगे कि ये और क्या क्या काम करता है शो पर्पस के अलावा, ठीक है ना आपका। तो इसके बहुत सारे काम हैं। और जिस तरह से वर्ब्स के अलग अलग एस्पेक्ट होते हैं, वर्ब के एस्पेक्ट समझते हैं ना बच्चों। वर्ब का एस्पेक्ट का अर्थ होता है कि जैसे टेंस तो 3 होते हैं, लेकिन हर एक टेंस में फिर 4 एस्पेक्ट होते हैं, प्रेजेंट का, कंटिन्यूस का, परफेक्ट का और परफेक्ट कंटिन्यूस का, ठीक है ना। ऐसा इन्फिनिटीज में भी होता है। तो इसके जो एस्पेक्ट्स हैं, 4 एस्पेक्ट्स, तो मैं आपको लिखा देता हूँ। 4 एस्पेक्ट्स ऑफ इन्फिनिटीज। कौन से इन्फिनिटीज? टू इन्फिनिटीज, ध्यान रखना, ठीक है। आगे चाहो तो इसमें 2 भी लगा दो, टू इन्फिनिटीज। और ये एक टर्म है, ये 2 अलग से नहीं है। टू इन्फिनिटिव एक तरह का एक्सप्रेशन हो गया, ध्यान रखना बच्चों, है ना। क्या क्या है वो? एक तो टू डू हो गया, है ना। ये आपका, इसको कहते हैं प्रेजेंट इन्फिनिटिव, इसका नाम ही दे सकते हो प्रेजेंट इन्फिनिटिव। जैसे अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है ना, उसी तरह से, ठीक है। एक हो जाएगा इसका कंटिन्यूस इन्फिनिटिव। इसके मैं आपको फिर एक साथ उदाहरण भी दे दूंगा आपको। कंटिन्यूस इन्फिनिटिव ये हो जाता है, क्या हो जाता है ये, ठीक है ना आपका। इसका प्रयोग कैसे हो जाएगा? टू बी डूइंग, हो गया, ठीक है, टू बी डूइंग। फिर इसका एक एस्पेक्ट होता है, उसको हम कहते हैं परफेक्ट इन्फिनिटिव। और ये इन्फिनिटिव हमने पढ़ना भी है अलग से, कुछ इसमें भी पढ़ लेंगे इसी चैप्टर में। इसका ये होता है टू हैव डन समथिंग, ये इसका फ्रेज बनता है। हर एक फ्रेज बनाना सीखा करो। और एक होता है परफेक्ट कंटिन्यूस एस्पेक्ट, इसका परफेक्ट कंटिन्यूस। जैसे आपका सारे परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होते हैं, तो इसका बनता है फ्रेज टू हैव बीन डूइंग समथिंग। सबके आगे समथिंग लगा सकते हो, इसका अर्थ हो गया। इसके बाद में इसका ऑब्जेक्ट आएगा, है ना।
ये इसके अलग अलग फॉर्म है, ठीक है। अब इसके मैं आपको अलग अलग प्रयोग बताता हूँ और साथ में कोई दूसरी चीज़ें होंगी वो भी अपन सीखेंगे। इससे पहले कि अपन एस्पेक्ट को भी देखें और दूसरी चीज़ों को भी देखें, 3-4 चीज़ें मैं इसके बारे में और बताना चाह रहा हूँ। मैंने सबसे पहला काम बताया मैंने, ये पर्पस शो करता है। आप यहाँ क्यों आए हो, दैट्स राइट, वहाँ क्यों जा रहे हो, जो पर्पस बताओ। तो पर्पस कैसे बताओगे आप, 2 + की फर्स्ट फॉर्म से, है ना आपका। फिर मैंने कहा था इसके 4 एस्पेक्ट, एक प्रेजेंट इन्फिनिटिव, टू डू समथिंग, कंटिन्यूअस, टू बी डूइंग समथिंग, परफेक्ट, टू हैव डन समथिंग, और परफेक्ट कंटिन्यूअस, टू हैव बीन डूइंग समथिंग के खूब सारे सेंटेंस बनाएंगे। ये सीखने से कुछ नहीं आता है, हमको बनाना पड़ेगा इनको, ठीक है। इसके अलावा ये भी आपने साथ में सीखना है कि जो टू इन्फिनिटिव होता है वो सब्जेक्ट भी होता है, कॉम्प्लीमेंट भी होता है, किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी होगा, कोई ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, कोई सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। ये सब सीखने पड़ेंगे हमको, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट तो पता है आपको क्या होता है, जो आपके हेल्पिंग वर्ब के बाद में इज़ार है, वाजवर के बाद में जो आपका आता है, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट बेसिकली एक नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, अब तो इन्फिनिटिव हो सकता है, ठीक है। और इन्फिनिटिव दोनों काम करते हैं। ध्यान, इन्फिनिटिव जो फ्रेज बनता है, तो इन्फिनिटिव फ्रेज नाउन, नाउन के अंदर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, ये सब होता है। और इसके अलावा वो एडवर्ब और एडजेक्टिव को ही काम करता है, ध्यान रखना आपके। ये सब प्रयोग मैं आपको बताऊं एक एक करके, तो थोड़ा आप ध्यान से सुनना। एग्जाम में क्या आएगा वो एग्जामिनर को डिपेंड करता है, लेकिन मैं भी आपको कुछ क्वेश्चन इसमें बाद में कराऊंगा, तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो भाई कई चीज़ें में मिला के करो, मैंने आपको बोला ये चैप्टर इतना लंबा चौड़ा है, अगर मिला के नहीं करेंगे तो हम बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। जैसे मैं अगर आपको कहूँ टू लाई इज टू सिन, ये सेंटेंस एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल इस बात का है कि टू लाई इसमें सब्जेक्ट है, इज आपकी लिंकिंग वर्ब है, ये है ना, और टू सिन उसका कॉम्प्लीमेंट है। टू लाई इज इक्वल टू सिन, झूठ बोलना पाप है। तो अगर मैं पूछूँ आपको टू लाई क्या है, वो सब्जेक्ट है, तो मैं पूछूंगा टू सिन क्या है, तो बोलो आपका वो कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट समझते बच्चों, मैंने आपको कई टेंशन में पढ़ाया है, कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो सेंटेंस को पूरा करता है। जैसे इट इज करके मैं छोड़ दूं तो ये सेंटेंस अधूरा है। इट इज व्हाट, इट के बारे में कुछ बोलो, तो इसके बाद में जो लगाओ वो क्या कहलाएगा, अरे दैट विल बी कॉल्ड अ कॉम्प्लीमेंट। ये तो इंग्लिश की बेसिक चीजें यार बच्चों। इफ आई से इट इज गुड, इफ आई से इट इज नॉट गुड, ठीक है ना आपका। आपने कहा इट इज हैरी, हैरी, ये हैरी है, हैरी क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। तो ये भी आपका कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, ये हैरी है। और कोई प्लेस ऑफ एडवर्ब भी हो सकता है, इट इज हेयर। कोई ढूंढ रहा था, अरे आपने कहा अरे मेरे मिल नहीं रहा, अरे मैंने कहा इट इज हेयर, हेयर, देयर, नो वेयर, डाउन स्टेयर्स, अप स्टेयर्स। इंग्लिश को भाषा के रूप में सीखने का प्रयास करो, ठीक ना आपका। एक मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूब में एक ट्रेंड चल रहा है कि ग्रामर में बच्चों को इतना उलझा दो कि वो उससे ऊपर ही ना आए, पता नहीं। अरे ग्रामर सिंपल सी चीज़ है भाई। ग्रामर जो है इट शुड हेल्प यू टू इम्प्रूव योर नॉलेज ऑफ दिस लैंग्वेज, ध्यान रखना, ठीक है ना। उसमें इतने मत आपके फंस रहा हूँ कि आपको पता न लगे। एनीवे, तो आपको ये समझ आ गया। मैं पूछूं इसमें टू लाई क्या है, तो इस सेंटेंस में टू लाई आपका सब्जेक्ट है, ये तो क्लियर है। और कोई इज क्या है, इज आपका लिंकिंग वर्ब है। इसको हेल्पिंग वर्ब नहीं कहना बच्चों, हेल्पिंग वर्ब तो होता है जो मेन वर्ब के साथ में आता है। अगर मैं आपको कहूँ ही स्माइलिंग एट यू, इसमें इज आपका हेल्पिंग वर्ब है, इसमें हेल्पिंग वर्ब थोड़ी है, किसकी हेल्प कर रहा है, इस कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो बोलते समय आपने ध्यान रखना है, ये लिंकिंग वर्ब है, ठीक है ना। और लिंकिंग वर्ब क्या करता है, दोनों के बीच का रिश्ता बताता है, इनमें क्या रिलेशनशिप है। लाई ही झूठ बोलना है, इट है वो हैरी है, इट आपका गुड है, इट नॉट गुड है, इट हेयर है। और टू सिन क्या है, तो सिन आपका कॉम्प्लीमेंट है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। इसको सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट क्यों कर रहा हूँ, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इसलिए कह रहे हो क्योंकि ये सब्जेक्ट को पूरा करे, सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे रहा है आपको। कॉम्प्लीमेंट होता है जो आपको पूरा करे, है ना। ये बहुत सुंदर वर्ड है, सबको आना चाहिए। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी आपको आना चाहिए, ठीक है। तो कई रूप में इसका आप इस्तेमाल करोगे और बहुत सारे सेंटेंस बनाने आपने, ये एक सेंटेंस क्वेश्चन चलेगा। और ये और बता दूं, ये इसके बराबर है। अगर आप, तभी तो कह रहा हूँ कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। लाइंग इज टू सिन, ये भी कह सकते हो आप, या लाइंग इज सिनिंग कह सकते हो आप, नो प्रॉब्लम। सिन आपको वर्ब भी है, एक ही बात। इसमें लाइंग सब्जेक्ट है, सिनिंग आपका कॉम्प्लीमेंट है। और लाइंग सिनिंग के बराबर, सिनिंग का अर्थ हो गया एक्ट ऑफ कमिटिंग अ सिन,
इसको सिन नाउन भी है, वर्ब भी है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने सीखनी है, और इसमें एक ही नहीं है, आपने एक ही सेंटेंस बनाना है। अब ऐसे आप खूब सारे सेंटेंस बनाओ। पहले तो सब्जेक्ट के रूप में, कॉम्प्लीमेंट के रूप में। एक आदमी ने कहा टू टॉक टू हिम, क्या ना आपका, इज लाइक टॉक टू अ वॉल। ये दोनों देखो, इससे बात करना तो दीवार के साथ बात करना हो गया। आप लाइक इसमें प्रिपोजिशन है, प्रिपोजिशन ऑब्जेक्ट है आपका, लाइक टॉक टू अ वॉल, इन्फिनिटिव हो गया। और ये बेयर है, ऊपर मैंने बताया भी था पहले आपको चैप्टर में, लाइक के बाद में जनरली जो दूसरा आप देखो, पहला इन्फिनिट टू और टू टॉक आया ना, लाइक के बाद में दूसरा जो इन्फिनिट आएगा विदाउट टू आता है, याद रखना। और उसमें एक्सेप्ट भी है, बट भी है, देन भी, जो पहले वाला पढ़े, मैं बार बार रिपीट करता रहूँगा बच्चों, उसको तो बहुत लंबा चैप्टर हो जाएगा ये, समझा ना आप। अब इसको छोड़ो, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, पहले आप खूब सारे सेंटेंस बनाओ, ठीक है, ध्यान आप, ठीक है। एक आदमी कह रहा है टू सॉल्व दिस सम, ऐसे बनाओ सब्जेक्ट, इज बियॉन्ड मी, ठीक है ना। इस सवाल को सॉल्व करना मेरी बस की नहीं है। इज अगेन इसमें लिंकिंग वर्ब है, बियॉन्ड मी आपके परे की बात है, वो आपकी बस में नहीं है आपको, ठीक है। टू अर्न ₹1 lakh a month, मंथ इज नॉट जोक, भाई मजाक नहीं है। 1 लाख रुपए महीना कमाना है, मुश्किल से कमाया जाता पैसा 1 लाख रुपए महीने का। ऐसे खूब सारे सेंटेंस बनाओ आप, ठीक है। टू मैरी हर वाज माई ड्रीम, वाज कह रहे हो तो आपका ड्रीम पूरा हुआ नहीं, उसकी शादी हो गई है। ऐसा मामला बनी हो तो प्रेजेंट बोलो, टू मैरी हर इज माई ड्रीम, आप टू बाय अ कार इज बियॉन्ड मी, टू बाय अ हाउस इज बियॉन्ड। मैं कितने सेंटेंस बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं यार, ठीक है। आपकी कोई महत्वाकांक्षा पूछा, बोलो उसको माई एम्बिशन इज टू गेट कमीशन द आर्मी, ये मेरा एम्बिशन है, मेरी महत्वाकांक्षा है। माई एम इज टू हेल्प यू, मेरा एम ये है। तो आप कह रहे खूब सारे खुद आपने सेंटेंस बनाने, ठीक है ना आपका। और जैसे मैंने बताया टू डू आपका किसी आपका ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। अब थोड़ा इस पर ध्यान दो, हम कहेंगे अभी जो अपन सीखेंगे वो इन्फिनिटिव किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट रूप में, मैं लिख भी देता हूँ इसको, ठीक है। टू इन्फिनिटिव एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ, ये बहुत कॉमन, ये सब यूजेस हैं, याद रखना आप, दीज आर ऑल यूजेस। और ये क्या है, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, बहुत कॉमन है, बहुत सिंपल है, ठीक है ना आपका। इफ आई से आई वॉन्ट टू डू इट अगेन, तो ये जो वॉन्ट आपकी वर्ब है, आप क्या करना चाह रहे हो, तो आप इसको दोबारा करना चाह रहे हो। तो मैं अगर पूछूं आपको टू डू क्या है, तो ये जो मैंने ऊपर लिखा वही है, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटिव। तो टू इन्फिनिटिव एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, इसमें ज़्यादा चिंता नहीं करना आपने, मैं ये तो कह रहा हूँ आपको। तो ये मोटा मोटा समझ लो कि भैया इन्फिनिटिव सब्जेक्ट भी होता है, कॉम्प्लीमेंट भी होता है, और आपका इन्फिनिटिव किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट भी होता है आपका। बहुत सारे यूज होते हैं इसमें आपका। इफ आई से ही मैनेज टू कन्विंस हिज फादर, किसके बारे में, तो आगे लगा तो अबाउट स्टडिंग है, ठीक है। लंबा सुने छोड़ो आप, ये मैनेज वर्ब है। मैनेज क्या किया आपने अपने पापा को विश्वास दिलाया, यकीन दिलाया, ये कन्विंस इसका ऑब्जेक्ट हो गया। आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। तो ये मैंने आपका जो हेडिंग लगाया है वो यही है कि एक जो टू इन्फिनिटी होता है दैट कैन ऑल्सो एक्ट एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। अब आपने इसके खूब सारे सेंटेंस बनाने, और क्या करना आपने, दैट्स राइट, ठीक है आपका। ही लाइक्स टू प्ले विथ हिज डॉग, खूब सारे सेंटेंस बना। अब इसमें टेक्निकली क्या बचा हुआ है, उसकी इच्छा है, इज डिजायर्स टू मीट यू, उसकी इच्छा है तुमसे मिले, खूब सारे सेंटेंस बनाओ। ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज, ये शायद मैंने पहले दिया भी होगा, मेरे को सुना अच्छा लगता है, ठीक है ना आपका। आर ट्राइंग, कोई भी टेंस हो, कोई जरूर नहीं एक ही टेंस पकड़ लिया आपने। आर ट्राइंग टू वू द वोटर्स, वू द वोटर्स का अर्थ होता है वोटर्स को अपनी तरफ करना, उनको रिझाना, ठीक।
इसमें वर्ब क्या है, वो है, सॉरी ट्राई है, और उसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, टू वू। अब वो किसको करना है, वो उसका इन्फिनिटी का ऑब्जेक्ट हो गया आपका, द वोटर्स। इसको सेंटेंस को बोलो, काम खत्म करो आपका, दैट्स राइट। इफ आई से ही हैज वाउड, ही हैज वाउड, वाउ आपका कसम होता है, ये नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है। ही हैज टेकन अ वाउ, तो वो आपका नाउन है। एंड इसने कसम खाई, ही हैज स्वॉर्न, ठीक है ना, ही हैज वाउड टू टेक रिवेंज ऑन हिम, उसे बदला लेगा ये वाउ हो गया, ठीक है ना। उसको कोर्ट में बुलाया गया इस केस में अपना बयान दर्ज कराने के लिए, ठीक है ना आपका। द कोर्ट कॉल्ड हिम, या द कोर्ट समन्ड हिम। समन कौन सा आता है ना आपको, कोर्ट का बुलावा, कोर्ट में बुलाना, समन या सबीनीड भी कह सकते हो आपको। ये वर्ड सबको आना चाहिए। कई बार टीचर भी कोशिश करता है, टीचर के दिमाग में तो फिट है कि बच्चे समन करते हैं वो सबीना भी आना चाहिए, और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। समन का अर्थ होता है कोर्ट का बुलावा, नाउन भी है और ये वर्ब भी है। बस आपने ध्यान रखना है कि नाउन के रूप में समन अगर नहीं आता है, ये समन्स होता है। पता नहीं समझ आया कि नहीं आया। अब मेरे तो नाउन घुस गया बीच में, करूं क्या मैं। तो समन्स जो है आपका नाउन होता है, समन आपकी वर्ब होती है, और समन्स का प्लूरल फॉर्म होता है समनसेस। अभी नाउन के चैप्टर दोबारा आएगा तो उसमें पढ़ना, ठीक है, अरे 20 बार पढ़ा चुका हूँ। तो कोर्ट समन या सबीनीड हिम, और इनके बाद में वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना आपका। द कोर्ट सबीनी हिम टू टेस्टिफाई इन दिस केस, टेस्टिफाई का बयान देना इन दिस केस। टेस्टिफाई का अर्थ होता है बयान देना, ठीक है आप, ठीक है, ऐसा हो कि टेस्टिफाई भी ना आए, ठीक है। तो ये वर्ब के सारे खूब सारे एजेंट बनाओ आपको, दैट्स राइट। आज जयपुर जा रहे थे, रास्ते में आपने चाय की इच्छा 1-2 घंटे के ड्राइव के बाद में, तो आपने कहा वी स्टॉप्ड, जगह लिखने की जरूरत नहीं, लिखना लिख दो, वी स्टॉप नियर ब्यावर, वी स्टॉप्ड। पर्पस क्या था, पर्पस बता रहे, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सॉरी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया ये टेम्पररी। वी स्टॉप टू हैव अ कप ऑफ टी, हम एक चाय का कप पीने के लिए रुके, ये इसका मीनिंग हो गया। ये मैंने स्टॉप वर्ड जानबूझ के लिखा है कि उसके अंदर एक प्रयोग है, याद रखना आप। वी स्टॉप्ड टेकिंग टी, इसका अर्थ होता है वी हैव क्विट टेकिंग टी, हमने चाय पीनी छोड़ दी है। तो ये पार्टिसिपल्स और इन्फिनिटीज बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों का मीनिंग एक ही है। लेकिन स्टॉप टू टेक समथिंग, टू डू समथिंग, इसका मतलब आप पहले कोई काम कर रहे थे, वो आपने बंद किया ताकि आप दूसरा काम कर सकें। आर यू गेटिंग पॉइंट? इफ ऐसे ये समझ लेना बच्चों, जो चीज़ बीच में आती हैं उनको समझ लो यार, इनको मैं अलग से नहीं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। कभी कंफ्यूजिंग उसमें आएगा फ्रेजेस में तो उसमें ही बता दूंगा, ऐसे कुछ नहीं है। इफ ऐसे स्टॉप टू स्मोक, इसका मतलब क्या हुआ, वो काम कर रहा था और वो काम उसने बंद किया। कुछ भी कर रहा होगा, समझो घर में काम कर रहा होगा, झाड़ू लगा रहा होगा, पोछा लगा रहा होगा, और कुछ कर रहा होगा, पढ़ रहा होगा, कुछ भी कर रहा होगा, वो काम उसने बंद किया ताकि सिगरेट पी सके। एंड ही स्टॉप्ड स्मोकिंग का अर्थ हो गया बच्चों कि उसने सिगरेट पीनी बंद कर दी। इसमें गलती मत करना है, ये एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है। इफ आई से शी स्टॉप्ड टू टॉक टू मी, इसका अर्थ क्या हुआ, वो शायद स्कूटी पे या कार पे जा रही थी और रुकी मेरे से बात करने के लिए। एंड इफ आई से शी स्टॉप्ड टॉकिंग टू मी, तो साथ साथ में हमने ये भी सीखना है, इसका अर्थ होगा मेरे से बातचीत करनी बंद कर दी, शायद हमारी लड़ाई हो गया आपस में, तो अंदर आपने समझना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? भैया समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दैट्स राइट, तो ये ध्यान रखना आपने। एक मैं आपको और वर्ड देता हूं, रिमेंबर। रिमेंबर के 2 फ्रेज बनते हैं, रिमेंबर टू डू समथिंग, ये ध्यान से करना, और एक फ्रेज है रिमेंबर डूइंग समथिंग। हर एक के फ्रेज बनाया करो बच्चों, तभी आप सीख पाओगे, ठीक है। अब इनका अंतर आपने समझना, दोनों का प्रयोग में काफी फर्क है, ध्यान रखो, दोनों एक जैसे नहीं है। एक आदमी भुलक्कड़ था, भुलक्कड़ आदमी को फॉरगेटफुल कहते हैं, ठीक है। तो
वाइफ ने उसको कहीं बुलाया कि भाई मेरे को लेने आ जाओ सोचती गेट कहीं भी, तो वाइफ ने उसको कहा याद करके दरवाजा बंद कर देना। तो वाइफ ने उसको कहा प्लीज़ रिमेंबर, एक दिन क्या हुआ वो बिना लॉक किए ही मेन दरवाज़ा उसको लेने आ गया था, इसलिए वाइफ उसको रिमाइंड करा रही, प्लीज़ रिमेंबर टू लॉक द फ्रंट डोर, याद करके फ्रंट डोर लॉक कर देना। ठीक है। अच्छा, जब ये कहा जा रहा है, ये जो लॉक करने की कार्रवाई है ये बाद में होनी है। अरे गेटिंग माय पॉइंट, ध्यान से करना, पहले करना बच्चों। प्लीज रिमेंबर टू लॉक द फ्रंट डोर, इसका मीनिंग क्या हुआ, याद करके आगे वाला दरवाजा होगा फ्रंट का, उसको बंद कर देना, लॉक कर देना उसको। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है। और ये जो आप इस्तेमाल करोगे कि रिमेंबर डूइंग, ठीक है, इसका मीनिंग डिफरेंट है। ठीक है, ठीक ना। अच्छा, इसमें मैं एक संदेश दे रहा हूं आपको, उसे आप समझो। इसमें जो दो एक्शन है, इन्फिनिटी भी हालांकि वर्ब नहीं है, लेकिन है तो वर्ब से बना हुआ है ना, तो वर्ब के गुण तो उसमें होते हैं। एक आदमी को चाबियां मिल नहीं रही थी, है ना, तो ऑफिस जाने का टाइम हो गया था, तो वाइफ को कह रहे यार मेरी चाबियां नहीं मिल रही, आई कांट फाइंड माई कीज। तो वाइफ ने कहा फिर याद करो कहाँ रखी है आपने। तो उसने ऐसे होता है कि बार धोखा हो जाता है, तो उसने कहा आई रिमेंबर। तो अब मैं जेर लगा, टू पुट नहीं, ये टू पुट नहीं है, टू पुट का इस्तेमाल गलत हो जाएगा। आई रिमेंबर पुटिंग द कीज, ठीक है आपका, ऑन द फ्रिज यस्टरडे। मैं जानबूझ के ये एडवर्ब टाइम भी लगा रहा हूं ताकि आपसे गलती ना हो। अच्छा मुझे बताओ, आप ये जब रिमेंबर कर रहे हो, उसमें कीज को रखने का काम बाद में करना है रिमेंबर के टाइम पे, या उससे पहले कर दिया आपने? ये रख दी, पहले रखी है ना यस्टरडे। और रिमेंबर का ये टेंस कौन सा है? रिमेंबर का टेंस आपका प्रेजेंट टेंस है। पुटिंग द कीज कब किया आपने? ये कल की। आर गेटिंग माय पॉइंट? तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसमें क्या था, वाइफ ने कहा प्लीज रिमेंबर टू लॉक द फ्रंट डोर। तो जब वाइफ बोल रही है ना आपको याद करने के लिए, तो ये काम आपने रिमेंबर के बाद में करना है, और इसमें चाबियों को रखने का काम रिमेंबर से पहले हो गया था। तो आई होप कि आपके समझ में आ गया। पता नहीं समझ आया कि नहीं आया, ये आना बहुत जरूरी है। अब क्या होगा बच्चों, अगर ये टू पुट आपने यहां लिखा है तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, दिस रॉन्ग। इसमें जो करेक्ट है वो पुटिंग है। साथ में मैंने आपको एडवर्ब टाइम लगा रखा है यस्टरडे, ठीक है, ताकि आपको सिचुएशन बनाने में मदद हो। आई होप कि आपके समझ आया बच्चों, ये नहीं आया, ठीक है। और कभी आपके मियाँ बीवी दोनों ही भुलक्कड़ हों, बहुत हर फॉरगेटफुल, ठीक है। तो वाइफ ने कहा अरे भाई 1 किलो शक्कर लेके आ जाना, हम शक्कर कम खाते हैं। और वाइफ ने टाइम पे फ़ोन किया जब उनको ऑफिस से घर आने का टाइम था उनके हस्बैंड का। तो वाइफ यही कहेगी प्लीज़ रिमेंबर टू बाई a kilo of sugar, इसलिए कह रहा हूँ बच्चों, बोला करो प्लीज रिमेंबर टू बाई a kilo of sugar ऑन योर वे बैक होम। ये कोई ग्रामर नहीं पढ़ाएगा, ये तो पढ़ने से आएगा आप, इसलिए कहता हूँ आपको कि सब पढ़ा करो। और केवल अखबार पढ़ते रहने से ही काम नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसे सेंटेंस आपको अखबार में नहीं मिलेंगे। ध्यान रखना, अखबार भी पढ़ना जरूरी है, सो दैट यू बिल्ड योर वोकैबुलरी, ध्यान रखना। लेकिन ये छोटी मोटी वोकैबुलरी तो उसमें इस तरह की तो आएंगी नहीं कभी, आप कंसेप्ट भी ऐसे नहीं आएंगे। ये आप जब कह रहे हो अपनी कोई वाइफ अपने हस्बैंड को कह रही रिमेंबर, उसके जब बोल रही है उसके ये जब चीनी खरीदने का काम है उसके बाद ही होगा ना। पहले रिमेंबर कर रही है, फिर बाद में आपको करवा रही है, और फिर बाद में आपको चीनी खरीदने के लिए कह रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब आप रिमेंबर करने के लिए कहा जा रहा है तो उसके बाद में आपने खरीदना है, पहले तो नहीं खरीदना ना आपका। तो हस्बैंड ने बोला, मैंने कहा ना दोनों थे भुलक्कड़, तो उसने कहा यार मुझे याद आ रहा है मैं 3 दिन पहले शुगर लेके आया था 2 किलो। तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा आई रिमेंबर। अगर पिछली बात की जिक्र कर रहे हो तो आपको बाइंग बोलना पड़ेगा, आई रिमेंबर बाइंग 2 किलोज ऑफ शुगर, ठीक है, 2 और 3 डेज अगो।
ठीक है, आपके पास्ट टेंस का एक्शन है 2-3 days अगो। वाइफ ने कहा मुझे तो याद नहीं, अगर आपको पक्का याद है तो मत लाना फिर आपका, मुझे याद नहीं आ रहा है, 2-3 दिन पहले आप लेके आए। तो इस सेंटेंस में ये बाइंग का काम पहले हो चुका है, उसका जिक्र कर रहे हो आप। रिमेंबर से 2 एक्शन, रिमेंबर करने का और बाइंग का, बस ये ध्यान रखना आपने। आई होप कि इसको समझ आ गया। तो ये चीज़ें बच्चों कई बार पढ़ाते पढ़ाते बीच में आती है ना, ये कई चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एग्जाम के लिहाज से। टीचरों को ये तो होता है, अरे सब पढ़ाते हैं, बहुत कॉमन है ये, इसमें कोई नया कुछ नहीं है, और मैं भी कोई नया नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। एक इसी तरह से रेग्रेट का इस्तेमाल है, टू रेग्रेट, टू डू समथिंग एंड रेग्रेट डूइंग समथिंग, ध्यान रखना। और इन दोनों के प्रयोग में बहुत अंतर है, ठीक है। ये थोड़ा, ये जो सेंटेंस रेग्रेट टू डू समथिंग कम ही इस्तेमाल होता है इसका, और इसका इस्तेमाल जनरली किसी को कोई ऐसी सूचना देने के लिए होता है जो अच्छी सूचना नहीं हो, ठीक है। एक लड़के ने घर से छुट्टी अप्लाई की और बीच में 2-3 अफसर होते हैं, तो जो उसका जो मैनेजर था उसने उसको इन्फॉर्म किया कि चीफ मैनेजर ने आपकी छुट्टी रिजेक्ट कर दी है, ठीक है। अब वो चाहे वो लिख के करे चाहे आपका बोल के करे, तो वो कहेगा अपने जो, और वो जो जिसने छुट्टी अप्लाई की है वो मैनेजर के नीचे काम करता है ना आपका। तो मैनेजर ने बोला आई रेग्रेट टू इन्फॉर्म यू, इसमें आगे पीछे तो कुछ नहीं है, लेकिन साथ ही मेरे को ये वो इसका अर्थ हो जाएगा कि मुझे आपको सूचित करते समय दुख हो रहा है भाई, आपकी चीफ मैनेजर ने आपकी छुट्टी रिजेक्ट कर दी। आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है, दैट द चीफ मैनेजर हैज डिक्लाइंड योर लीव। इसमें आगे बच्चों ये इसका इस्तेमाल है। तो इसका इस्तेमाल जनरली कोई भी बुरी सूचना देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसी का कैंडिडेचर रिजेक्ट हो गया तो बोलो आपका आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट योर कैंडिडेचर हैज बीन कैंसल्ड। कैंडिडेट समझते हो, कैंडिडेचर आपकी मतलब क्या बोलते हैं उसको यार, कैंडिडेट जो किसी में भाग ले रहा है वो उसका कैंडिडेचर कहलाता है, ठीक है ना। तो वो आपने कैंसिल कर दिया, तो अब क्या होगा, आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो गया तो आप किसी भी उसमें भाग नहीं ले सकते आप, चाहे वो एग्ज़ाम हो या कोई दूसरा फंक्शन हो, ठीक है। या आपने कोई बुक कराई थी, है ना, आप किसी एयरवेज पे आपने कोई अपनी सीट बुक कराई दिल्ली से कहीं जाने की, बेंगलोर जाने की, और कभी होता है जैसे अभी कोरोना वायरस का फैला तो सबकी सीटें कैंसिल होगी, तो वहाँ से फ़ोन आ रहा है, ऑफिस से, एयर इंडिया के ऑफिस से, किसी और ऑफिस से, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट योर रिजर्वेशन, ऑन दिस फ्लाइट हैज़ बीन कैंसल्ड। मैं लंबा समय नहीं लिख रहा हूँ आपके लिए, बस आपने समझ जाना है, ये तो फ्लाइट नंबर वगैरह सब लिखना पड़ेगा। अरे गिने पॉइंट, तो ये इसका प्रयोग है। फिर समझाता हूँ आपको। इसका प्रयोग लिमिटेड है, लेकिन इसमें आप जो रिग्रेट कर रहे हो वो उस आदमी को ये रिग्रेट इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप उसको कोई ना कोई खराब सूचना दे रहे हो, है ना, जैसे, ठीक है, कुछ भी कह लो। एक टीचर ने अपने उसका बच्चे के अभिभावक को फ़ोन करके बोला वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट योर सन हैज़ फेल्ड इन दिस टेस्ट। ये हो गया, आई होप कि क्लियर है। और इसका इस्तेमाल कहाँ करोगे, अब इसका इस्तेमाल आप तब करोगे कि आपने ऐसा कोई काम कर दिया है जिसका आपको पछतावा हो रहा है। रिग्रेट का मतलब पछतावा करना भी होता है, ठीक है। आपने एक मकान खरीदा और ये सोचकर मकान अच्छा होगा, लेकिन ठीक नहीं निकला मकान हो, और मकान का कंस्ट्रक्शन में अच्छा नहीं था, तो आप कह रहे हो यार मुझे ना ये मकान खरीदने का बड़ा पछतावा है। रिग्रेट आप कर रहे हो, मकान पहले खरीद चुके हो, तो पास की एक्टिविटी को इंडिकेट करने के लिए आपको जेरेंड का इस्तेमाल करने का। तो आप क्या कहोगे, आई रिग्रेट बाइंग दिस हाउस। अब समझ आ गया बच्चों को, नहीं आया? शादी आपकी हो गई है, अब आपके 1 आधा साल भी हो गया है, पछतावा हो रहा है आपको, मैंने तेरा शादी क्यों की, तो बोलो आई रिग्रेट मैरिंग यू। अरे समझे, आई है तो चेंज कर देना भैया, मैं जैसे आई लिख देता हूँ, ठीक है ना।
एक ने मुझे गाली दी, मैंने कहा ही विल नेवर रिग्रेट, वो कभी अफसोस नहीं होगा मुझे गाली देने के लिए, ही विल नेवर रिग्रेट कॉलिंग मी नेम्स। क्या नहीं आएगा बच्चों इसमें, इस किसी के अंदर इस जेरेंड के अलावा आपने टू इन्फिनिट का इस्तेमाल नहीं करना, ये बता रहा हूँ आप देखो टीचर क्या क्या काम है, टू इन्फिनिट बता रहा हूँ और ये बता रहा हूँ यहाँ पर ये टू इन्फिनिट नहीं आती, ये भी तो सीखना है। ही विल नेवर रिग्रेट टू कॉल मी नेम्स, ये नहीं कर सकते आप, ठीक है। आप आर यू गेटिंग माय पॉइंट। और ये रेगरेट का मतलब पछतावा करना, तो इसमें पछतावे करने के जितने भी शब्द होते हैं वो सब इसमें प्रयोग हो जाएंगे। मैंने शायद पार्टिसिपल में आपको कराया था ये, जैसे वर्ड है पेनिटेंट, क्या ना आपका फुल ऑफ कंपंक्शन, इसका अर्थ होता है उससे भरा हुआ, किससे, पछतावे से भरा हुआ, क्या ना आपका कॉन्ट्राइट, सब वर्ड इस्तेमाल करो बच्चों, बहुत अच्छे वर्ड हैं। रिमोर्सफुल, क्या ना, क्या ना, रिपेंटेंट, और इनमें कई के बाद में परफेक्ट इन्फिनिटिव आ सकता है, ध्यान रखना। He is repentant having hurt his wife। बाद में फिर कराऊंगा परफेक्ट इन्फिनिटिव में भी, ठीक है। परफेक्ट इन्फिनिटिव का इस्तेमाल भी हैविंग तो इसमें आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और इसमें ये भी कह सकते हो इज रिपेंटेंट टू हैव हर्ट, मतलब भाषा के अंदर आपको सब चीजें सीखनी है। टू हैव हर्ट इज वाइफ, हर्ट का मतलब किसी को मानसिक या दिल के हिसाब से आघात पहुंचाना, शरीर से नहीं, ठीक है ना। He was full of compunction to have deceived his friend, पहले उसने दोस्त को धोखा दे दिया और बाद में वो पछतावे से भर गया। ये सारे बहुत खूबसूरत वर्ड हैं, ठीक है ना। He was remorseful, he was penitent, he was contrite, he was full of contrition। यहाँ पर आप contrition का नाउन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। कंपंक्शन कंट्रिशन नाउन है और कंट्राइट उसका एडजेक्टिव है। कंपंक्शन का एडजेक्टिव नहीं होता है, ठीक है। He was full of compunction having beaten his son। बेटी को पीट दिया गुस्से में, आप पछतावा हो रहा है। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो ये धीरे धीरे करके करेंगे बच्चों, यहाँ तक करो, फिर दूसरा वीडियो में तुरंत इसके पीछे भी लेके आ रहा हूँ। मैं बहुत लंबे वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आप बहुत लंबे वीडियो बनाते हो, तो हम देखते थे बोर हो जाते हैं। मैं भी ये फील करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ इसको बच्चों। ये लाइक करो, इसको शेयर करें। मैंने आपका टेलीग्राम पे मैंने एक आपका इसका स्क्रीनशॉट लेके डाला है और उसमें लिखा है, आपने पढ़ लिया होगा, क्या ना आपका, आई हैव टीयर्स इन माई आईज व्हेन आई लुक एट द लाइक्स। लाइक्स क्या है, 30-40। चलो मैंने तो अपना काम करना है, लेकिन आपको भी मैं तंग करता रहूँगा, ध्यान आप। अरे आप ये समझ लो कि सर हमको इमोशनल ब्लैक करा, तो करो सही यार, आपका क्या शेयर करो, लाइक करो, शेयर करो। और जो मेरे चैनल पे नए हैं उसको सब्सक्राइब करें और वो बेल भी दबाएं। मुझे तो बोलना भी नहीं आता है यार, ये बनाना भी नहीं आता है। लोगों कितने आते हैं डन डन करते हुए आते हैं, फिर डन करते हुए जाते हैं। मुझे ये कुछ करना नहीं आता भाई, प्लेन सिंपल देहाती आदमी हूँ, ये पढ़ाता हूँ, आइडिया मॉडर्न है, ठीक है, लेकिन हूँ मैं मन से देहाती, ठीक है। तो चलो बच्चों, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।